वंदे मातरम, भारत माता की जय। हमने 300 फिल्म्स अधिकतर लोगों ने देखी होगी। उसमें स्पार्टा को जब बचपन से ही तैयार किया जाता है तो उन बच्चों को कुपोषित रखा जाता है और एक ब्रेड का टुकड़ा रखकर 4-5 बच्चों को उसके लिए युद्ध करवाया जाता है कि कौन उसे जीत सकता है। कुपोषित रखकर उनको जीवन संघर्ष के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करते रहें। इस प्रकार वे एक महान योद्धा बनने की प्रोसेस में आ जाते थे। यह विदेशी लोगों की सोच है। वहीं हमारे ऋषि प्रकृति का संतुलन बना रहे, समाज व्यवस्थित चलता रहे, उसके लिए स्वयं जंगल में रहते थे और जो भी आम लोग या प्रजाजन प्रदूषण करते थे या कोई भी कार्य करते थे तो उस प्रदूषण को नष्ट करने के लिए यज्ञ करते थे। उसमें घी इत्यादि औषधियों की आहुतियां दी जाती थी ताकि प्रकृति संतुलित रहे और पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त हुआ जा सके। ये यज्ञ इत्यादि का कई प्रकार से वैज्ञानिक कारणों से इसका आयोजन किया जाता था। उसके ऊपर रिसर्च होना अभी पूरी बाकी है। हम उसे यूं ही अंधविश्वास कहकर टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि हजारों लाखों वर्षों का हमारा इतिहास रहा है और कई हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक भारत में शांति व्यवस्था बनी रही है, पर्यावरण संतुलन बना रहा है। विभिन्न प्रकार का जैव संतुलन जंगल में, प्रकृति में देखने को जो मिलता है, भारतीयों की सोच और सभी को एक साथ रखने की सोच का ही परिणाम है। जैन मुनि यदि अहिंसा का पालन करता है तो वह किसी भी जीव को कष्ट नहीं देने का भाव अपने मन में रखता है। एक चींटी को भी हम पाँव में आने से बचाते हैं कि उसे दूर रख देते हैं। किसी भी प्राणी को कष्ट न हो, यह भाव कोई समाज अगर रख सकता है तो वही लाखों वर्षों तक टिक सकता है। आधुनिक समाज सब कुछ पा लेने वाला समाज है, जबकि युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा था कि प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितना आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति में साधन सीमित हैं। सभी साधन का हम उपयोग कर लेंगे तो दूसरों को कुछ नहीं मिलेगा। यदि ऐसी कोई सोच समाज रख सकता है, कोई समाज रख सकता है, वही निरंतर टिका रह सकता है। सभी कुछ एक ही समाज, एक ही वर्ग, एक ही राष्ट्र प्राप्त कर लेना चाहता है तो वह संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा। सभी एक साथ रह सकें, प्रजातंत्र का जो भाव है वह भारत में ही विकसित हुआ है। विभिन्न राजाओं को जीतकर भरत ने या युधिष्ठिर ने, प्रभु श्री राम ने जीतकर भी उन्हें राज्य उन्हीं को सौंप दिया, लेकिन वे प्रभु राम के अधीन थे या एक ही राष्ट्र के अधीन हुए, लेकिन वे संघर्ष नहीं करते थे। वे एक ही प्रकार के नियमों का पालन करते थे ताकि शांति व्यवस्था बनाई रख सके, दूसरे विदेशी आक्रमणों से इस राष्ट्र को बचाया जा सके, न कि एक दूसरे की संपत्ति को छीन लेना या अपनी संपत्ति को बढ़ा लेना। अपनी संपत्ति को बढ़ा लेना, दूसरों को गरीब कर देना, ये भाव भारत में कभी नहीं रहा है। जो जीवन के सूत्र या सामाजिक नियम के सूत्र भारतीय विद्याओं में है, वेद शास्त्रों पुराणों में है, वही समाज को हजारों वर्षों तक टिकाए रख सकते हैं। विभिन्न देशों की समृद्धि कुछ वर्षों की है, लेकिन भारत हजारों सालों तक समृद्ध रहा है, सोने की चिड़िया रहा है। तो उसमें सामूहिकता का भाव, सभी को एक साथ लेकर चलने का भाव उसमें रहा है। यही भाव अगर आधुनिक समाज रख सकता है, लेकिन विदेशी जो विद्वान हुए उन्होंने कहा कि हम भारतीयों की सोच तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनकी इतनी समृद्ध सोच है कि उनके सामने हमारा जो विज्ञान है, सभ्यता है, वो एक बच्चा के समान है जो अभी विकसित होना बाकी है, जो आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे की शक्तियां संसाधन छीन रहे हैं। ये एक बालपन का भाव है, बचपन के भाव है, जो कभी किसी समाज को शांतिपूर्ण ढंग से रहने नहीं दे सकता है। क्योंकि दूसरों के संसाधन पर कब्जा कर लेना, दूसरे राष्ट्रों पर कब्जा कर लेना एक टिकाऊ शांति व्यवस्था उत्पन्न नहीं कर सकता है। जो जहाँ है उनको वैसे ही रहने दिया जाए, शांतिपूर्ण रहने दिया, उनके अस्तित्व को स्वीकार किया जाए। सांस्कृतिक सापेक्षवाद को स्वीकार किया जाए कि जो जहाँ है उनको स्वीकार करें, उनकी परंपराओं को हम स्वीकार करें, उनकी रीति नीति देश काल खंड के अनुसार जो भी है उनको सम्मान पूर्वक आदर देते हुए स्वीकार कर लिया जाए। तभी एक समूचे विश्व में शांति व्यवस्था रह सकती है। और संसाधनों का असीमित उपयोग भी रोकना होगा ताकि हम प्रकृति का संतुलन को स्थापित कर सकें। जैव
परिवर्तन जो हो रहा है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, जो जो पृथ्वी की गर्मी बढ़ रही है, हमें एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन जब भयंकर गर्मी होती है तब हमें मालूम पड़ता है कि प्रकृति कितनी गर्म हो चुकी है। उसी का एक ही उपाय है, हम साधनों का सीमित उपयोग करें, पेड़ पौधे अधिक लगाएं, सार्वजनिक वाहनों का अधिकतम उपयोग करें। हर कोई वाहन 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, जेट विमान, हेलीकॉप्टर तक खरीदने का विचार कर रहा है, स्वयं के जेट हो इत्यादि जो विचार है। इस रोड को और जाम और भविष्य में इस आकाश मार्ग को भी जाम करने वाला है। इस अंधी दौड़ में कोई सुखद परिणाम नहीं आने वाला है। जो 5 मिनट की यात्रा है वो 2-2 घंटे में हो रही है, सबके पास वाहन होते हुए भी कि इस कारण से कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, कभी जल्दी नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि रोड जो ज़मीन है वो तो सीमित है। कितने ही फ्लाईओवर बना लो, लेकिन कंपनियां रोज़ अपने 4 व्हीलर बेचना चाहती है, 2 व्हीलर बेचना चाहती है, तो ये जाम कभी बंद होने वाला नहीं है। साधनों के सीमित उपयोग से ही हम जल्दी कार्य कर पाएंगे, जल्दी पहुंच पाएंगे, इस प्रकृति को संतुलित रख पाएंगे। लेकिन सब कुछ एक ही व्यक्ति प्राप्त कर लेना चाहता है और कंपनियां भी एक एक व्यक्ति को सब संसाधन देना चाहती है। इस अंधी दौड़ में कोई सुखद परिणाम आना नहीं वाला है, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा, प्रकृति पर बोझ बढ़ेगा। जो गरीब है और गरीब होता जाएगा, जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा। तो समाधान कहाँ है? तो समाधान वसुधैव कुटुंबकम के भाव में है कि सारा ब्रह्मांड ही मेरा कुटुंब है, सारी पृथ्वी मेरा कुटुंब है। यह हम सोच लें तो हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, उसकी उन्नति में सहायक होंगे। लेकिन हम दूसरे को पराया मानते ही उसकी उन्नति के बारे में भी सोचना बंद कर देते हैं। जबकि ऋग्वेद में तो कहा गया है कि सारा ब्रह्मांड ही एक नीड है, एक घोंसला है, एक घर है। तो हम इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में भी सोच सकते हैं कि उसके संतुलन की बात कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा की बात कर सकते हैं, उसके विनाश के बारे में सोच सकते हैं। जब यह भाव आएगा कि एक पत्ते के भी हिलने से संतुलन बिगड़ सकता है, तो हम प्रकृति को बचा सकते हैं, इस समाज को बचा सकते हैं। धन्यवाद।